हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में एस सी एस टी ओ बी सी के बैकलॉग पदों की भर्ती की जो समय सीमा थी उसको एक साल फिर से बढ़ा दिया गया है और ये काफ़ी दिनों से बढ़ाया जा रहा है। नाउ ये सवाल उठता है कि कब तक यूं ही बढ़ती रहेगी, आखिर ये बैकलॉग कब कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए न्यूज़पेपर में दिखाया हुआ है कि एस सी एस टी ओ बी सी वर्ग के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा एक साल बढ़ी है, 2025 तक होगी भर्ती। तो यहाँ पे जो पहले डेट थी वो थी बेसिकली 30 जून 2024 तक, लेकिन अब ये डेट वापस से 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना। पहले डेट 30 जून 2024 तक भरना था, लेकिन अब उसको बढ़ा के वापस से एक साल फिर बढ़ा दिया गया है और 30 जून 2025 तक की डेट डाल दी गई है। नाउ देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में आपको दिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से कब कब बढ़ा है। नाउ लुक एट हियर। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कैरी फॉरवर्ड पदों तथा निःशक्त जनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा वृद्धि। नाउ आप देखिएगा 2002 से शुरू हो रहा है, 2023 तक गया और 15 सितंबर 2023 को फिर कैरी फॉरवर्ड किया गया 30 जून 2024 के लिए। अब 30 जून 2024 पार हो चुका है तो अब इन्होंने 30 जून 2025 कर दिया और इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड का जो खेल है वो चलता रहेगा। अब देखिए, मैं आपको यदि बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है, तो हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं जानकारी है उनको बता दूं कि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो 17% से ऊपर है और उसका आरक्षण 16% है। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 21% से ऊपर है, उसका आरक्षण अभी 20% है। ओबीसी की जो आबादी है महाजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे 51% है, उससे ऊपर ही होगी, उसका रिजर्वेशन 14% है। क्योंकि 14 ही बेसिकली अभी दिया चल रहा है, तो बेसिकली उसी की बात करते हैं, बाकी तो मिलेगा नहीं मिलेगा उसी कोई चर्चा नहीं कर सकते। नाउ हमारे यहाँ जो बैकलॉग पद हैं, मतलब जो इनके लिए पद होने चाहिए उसको बेसिकली स्वीकृत नहीं किए जाते और वो साल दर साल बढ़ाए जाते हैं कि हाँ तब भरेंगे, कल भरेंगे, परसों भरेंगे, इतना सो भरेंगे। मतलब मैं खुद की बात करता हूँ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, डीएवी इंदौर में आप जाना मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अब देखो, यदि शेड्यूल ट्राइब की 20% आरक्षण है, मतलब किसी डिपार्टमेंट में 20% जो पद है वो शेड्यूल ट्राइब को कायदे से मिलना चाहिए, लेकिन आप जाओगे वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अच्छे खासे फैकल्टीज़ हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का आपको एक फैकल्टी नहीं मिलेगा। ये मैं एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश की जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरे स्टेट की हालत क्या होगी ये आप कल्पना कर सकते हो। मतलब जो बैकलॉग पद है उसको जानबूझकर कई बार नहीं भरे जाते, इवनली कई बार जब वैकेंसी निकाली जाती है, मैं इसको कहना चाहता हूँ कठोर भाषा में कि जब वैकेंसी निकाली जाती है तो कई बार जब एस सी एस टी ओ बी सी के बच्चों का इंटरव्यू लिया आता है तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि कोई भी इसमें सुटेबल कैंडिडेट नहीं था, नो बडी वॉज सुटेबल। अब देखो, वही इंसान उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है एज ए गेस्ट फैकल्टी पिछले 3 4 5 साल से, तो उसके लिए वो सुटेबल है, लेकिन जब परमानेंट फैकल्टी की वैकेंसी आती है उसमें इंटरव्यू देके आता है उसको बोलते हैं ही इज नॉट सुटेबल। गजब मजाक है। और सेकेंड चीज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, जो कि आमतौर पर मैंने देखा है कि आमतौर पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन, देखो हमारे यहाँ गलतियां हर किसी से होती है, प्रधानमंत्री जी से भी गलतियां हो जाती हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी गलतियां हो जाती हैं, एमपीपीएससी तो गलतियों का अंबार लगा रखा है, चूंकि एक पेपर होता है तो उसमें 6 6 7 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर वो रिवाइज करते हैं, फिर उसमें भी गलतियां हो जाती हैं कई बार, फिर वो मामला हाईकोर्ट में जाता है, फिर वहाँ से उसको करेक्ट किया आता है। इस बार तो एमपीपीएससी ने सीसैट के पेपर में तो तमाशा ही कर दिया था, फिर बाद में उसको उन्होंने तुरंत संशोधित किया। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन गलतियों को चेक करने की जो प्रोसेस है वो क्या है भाई। इंटरव्यू लेने वाला जो इंसान है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन ले रहा है इंटरव्यू से, वो गलती नहीं कर सकता, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए हमने कहा है कि हमारे यहाँ इंटरव्यूज में खासतौर से बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे अक्सर उनको फेल कर दिया जाता है यदि इंटरव्यू प्रोसेस बस होता है और साफ साफ लिख दिया जाता है कि नो बडी वॉज सुटेबल, कोई भी सुटेबल नहीं था। तो भाई इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू कितना ट्रांसपेरेंट है, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि उसकी भी एक लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए। जैसे कि हमारे यहाँ यूट्यूब में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वैसे ही हमारे यहाँ जो इंटरव्यूज होते हैं उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। भाई कैंडिडेट की पर्सनालिटी चेक होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सही तरीके से जज हो रही कि नहीं,
पता चला एक कम्युनिटी के बच्चों से पूछ लिया जाए कि भाई और सुनाओ क्या हाल चाल है, और दूसरे से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं। तो डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इसको चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में जो भी इंटरव्यूज होते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होनी चाहिए। आमतौर पे हर एक कोचिंग अपनी जो लाइव स्ट्रीमिंग है या रिकॉर्डिंग है उसको पब्लिक करती है। तो इवनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ, चाहे वो MPPSC हो, चाहे UPSC हो, या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं, उन्हें भी उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके उसको पब्लिश करना चाहिए कि हाँ इस तरह से सवाल पूछे गए, कैंडिडेट ने इस तरह से जवाब दिया, और इसलिए इनको लगभग इस रेंज में नंबर दिए गए हैं। हर एक जगह चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं। किसी भी जगह यदि चेक ना किया जाएगा तो वहां पे अराजकता फैलती है और अराजकता देखी जाती है। ऑब्वियस बात है, अराजकता होती भी है। इसमें आप लोग किराए क्या है, आप लोग नीचे कमेंट कर बताइए। लेकिन साथ में कई बार सरकारें इसके लिए बड़ी निष्ठुर होती हैं, क्योंकि अभी सरकार को आप देखिएगा, सरकार का ये ऑर्डर आ गया कि भाई 1 साल फिर बढ़ा दो। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो समाज के विकास के लिए उन्होंने सारा जीवन न्यौछावर कर दिया होता है। ऐसे ही लीडर्स के प्रयास के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला हुआ, SC/ST कम्युनिटीज़ को, जो SC/ST वर्ग के महान लीडर रहे होंगे, उनके प्रयासों के द्वारा फाइनली उस कम्युनिटी को आरक्षण मिला है। वो ऐसे किसी ने खुशी खुशी नहीं दे दिया कि भाई लो भाई तुम भी ले लो। OBC वर्ग के आरक्षण की भी लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई रही है, और OBC वर्ग के भी कई सारे नेताओं ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद जाके OBC को केंद्र में 27% आरक्षण लागू हुआ। मध्य प्रदेश में कोई खास लड़ने वाला नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश में 14% ही रह गया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है फिर, कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं कि उस कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बना देंगी, CM बना देंगी। उस CM का यदि बैकग्राउंड आप चेक करिए तो कभी भी आप नहीं पाएंगे कि उसने OBC के समाज की कोई लड़ाई लड़ी हो, या उस समाज के विकास के लिए कोई प्रखर होकर बात करी हो, या उस समाज के साथ हो रहे जाति पक्षपात की कोई बात करी हो, कभी नहीं पाएंगे। लेकिन उस समाज से उठाकर आपको बिठा दिया जाएगा उस पोस्ट में, और आपको पूरे समाज का प्रतिनिधि बता दिया जाएगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतिनिधि को थोपा जाता है। यही दिक्कतें होती हैं जब प्रतिनिधि थोपे जाते हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, OBC कम्युनिटी का, जब कोई इतनी बड़ी पोस्ट में CM हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, या ऐसी पोस्ट में जब ऐसे इंसान को थोपा जाता है, वो समाज का कोई रियल लीडर होता नहीं है, उसने उस समाज के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया होता है। हाँ, पार्टी का महिमा मंडन जरूर पूरी शिद्दत से किया होता है, और ऐसे इंसान को पूरे समाज के प्रतिनिधि के रूप में थोप दिया जाता है, तो उसको समाज के विकास से बहुत लेना देना होता नहीं है। और यही चीज़ प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपने यहाँ देख रहे हैं। चाहे हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, उनको OBC के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही हमारे यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी OBC के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और ये वर्तमान में यदि हम देखेंगे कि OBC का घटता हुआ रिप्रेजेंटेशन लगभग हर एक जगह देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, 51% OBC की आबादी है महाजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। और यदि डेटा पब्लिक हो जाए कि OBC को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, तो सारे लोग हैरान हो जाएंगे। बस यही डेटा पब्लिक ना हो पाए, इसी की सारी लड़ाई चल रही है। लोग कहते हैं नहीं इसे पॉलिटिक्स हो जाएगी। पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी, सामने वाला अपना हक मांग ले, इसमें क्या लड़ाई है। हमारे यहाँ जो कास्ट सेंसस की बात की जा रही, कास्ट सेंसस हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, जहाँ पे पता चले कि SC/ST OBC की कितनी आबादी है, OBC की स्पेशली कितनी आबादी है, उसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है अलग लेवल पे, तो उसका जांच जरूर होना चाहिए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि SC/ST OBC का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो कुछ ही लोग लेके जाते हैं। भाई ये भी डेटा कलेक्ट कर लेना कि SC/ST OBC के कितने IAS IPS ऑफिसर के जो बच्चे हैं वो IAS IPS बन रहे हैं, कितने क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के बच्चे क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो डेटा भी आप कलेक्ट करके दे देना। लेकिन हवाबाजी करने का मतलब कि 10 से 15% लोग ही सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट पा रहे हैं बिना कोई डेटा के हवाबाजी करना, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग अपने को आपका करीबी या आपका खास महसूस करा के आपको गलत डायरेक्शन में डालते हैं,
ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे देश में चल रही है। एनीवे फिलहाल मैं अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर मैं सरकार से कहूँगा कि जो आप ये समय सीमा बार बार बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ों को अब स्टॉप करने की ज़रूरत है और चीज़ों को युद्ध स्तर पे प्रयास करने की आवश्यकता है कि चीज़ों को समय सीमा के अंदर प्रॉपर तरीके से किया जाए। और साथ में इंटरव्यूज़ का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंटरव्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है और वो जनता तक पहुंचनी भी चाहिए। ये मेरी राय है। आप लोगों की राय क्या है आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।